मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? हेलो एवरीवन, सबको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, किसी को कहीं भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि एक दिन में मैं आपके कई टॉपिक्स कंप्लीट करूँ। ठीक है, और जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं गारंटी देके कह सकती हूँ, वो आपके मेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास खूब अच्छे मन से, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, एक प्यारे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसमें हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक स्टोरी सुनो। सबसे पहले एक स्टोरी सुनो, जैसे हमने कल सुनाई थी। क्या स्टोरी है ये मिस्टर फिलिप है। ठीक है, मिस्टर फिलिप, समझ लो। मिस्टर फिलिप कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। ठीक है, ये इंडिया में एक कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। किस चीज की? आप समझ लो, इंडिया से ना ये चाय पत्ती मंगवाना चाहते हैं, चाय का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में अपनी चाय की एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, बिजनेस। ठीक है, और अगर इनको इस कंडीशन में, अगर ये 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं इंडिया से, चाय पत्ती का यूएसए में लाके बेच रहे हैं उसको, और इनको 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट है और 200 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंडिया क्या करेगा? इन पे कुछ टैक्स लगाएगा कि नहीं? कुछ टैक्स लेगा, कुछ टैक्स लेगा मिस्टर फिलिप्स से। मैंने क्या कहा? मिस्टर फिलिप्स चाय का बिजनेस करना चाहते हैं, और ये इंडिया से जाते हैं, इंडिया से चाय पत्ती खरीदते हैं, और वो चाय पत्ती 100 करोड़ की खरीद के यूएसए में वो 200 करोड़ का बेचते हैं। मतलब प्रॉफिट कितने का अर्न कर रहे हैं? 100 करोड़ का ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया में है तो इंडिया ने इनसे कुछ टैक्स लेगा। इंडिया, भाई टैक्स दो, कुछ तुम्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ टैक्स दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, वो तो इंडिया में ही है, तो इंडिया कुछ टैक्स आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर फिलिप्स है ना, ही इज अ वेरी क्रूअल मैन। ये नहीं चाहते कि इनको कोई भी टैक्स देना पड़े, इनको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, एक इनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनके पास ये गए, उनसे इन्होंने कहा भाई कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे इंडिया में जो टैक्स देना पड़ रहा है ना 50 करोड़ का, वो मेरा बच जाए। 50 करोड़ मेरा बच जाए तो मैं तुमको जो मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। अब ही वॉज द इंटेलिजेंट मैन, इनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है भाई, बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की है। तो इन्होंने मिस्टर फिलिप से कहा कि मिस्टर फिलिप, कि क्यों नहीं आप एक ट्रिक लगाते हैं? तो मिस्टर फिलिप ने कहा क्या करना है? इन्होंने कहा इंडिया से जो भी आपकी टी आती है, जो भी चाय पत्ती आपकी आती है, उसको ना आप किसी भी एक टैक्स हेवन, मेरी बात ध्यान से स्टोरी सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स हेवन कंट्री में उसको पहले आप मंगवा लीजिए। मतलब क्या करिए, आप एक फर्म अपना इंडिया में स्टैब्लिश करिए, एक फैक्ट्री या फर्म कहो इसको, और एक फर्म आप कहा किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में स्टैब्लिश करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो चाय पत्ती आपने यहाँ से 100 करोड़ में खरीदी है, वो यहाँ पे भी आप 100 करोड़ में इस फर्म पे भी बेचेंगे इसको। मतलब यहाँ पे ये इन्हीं की एक सेल कंपनी है, जहां पे इन्हीं का आदमी बैठा है, और वो क्या कर रहा है, जितने में इन्होंने इंडिया से खरीदी है चाय पत्ती, उतने ही सेम रेट में वो भी यहाँ खरीद रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 करोड़ में यहाँ पे मिस्टर फिलिप ने चाय पत्ती खरीदी, उसने क्या करा, वो 100 करोड़ की चाय पत्ती अपने ही एक फर्म में, जो कि इन्होंने किसी भी एक टैक्स हेवन कंट्री में लगाया है, जहां पे उन्होंने ले जाके बेच दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टैक्स हेवन कंट्री कौन सी है। टैक्स हेवन कंट्री आपकी वो कंट्री है जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है ना, बहुत नेग्लिजिबल टैक्स लगता है, मतलब जीरो टैक्स लगता है। ठीक है, अब इन्होंने, जब इंडिया ने इनसे कहा, हमारी सरकार ने, भाई साहब 100 करोड़ की चाय पत्ती इंडिया में आपने प्रोडक्शन किया, कुछ टैक्स दोगे? तो मिस्टर फिलिप ने कहा सर मैं टैक्स तो जरूर देता, लेकिन जो मैंने चाय पत्ती बेची है ना, वो 100 करोड़ में ही बेची है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बता? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 करोड़ में मैंने चाय पत्ती खरीदी और ले जाके एक टैक्स हेवन देश में 100 करोड़ में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? जीरो हुआ। तो जब कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है मुझे, तो मैं आपको टैक्स नहीं दे पाऊंगा सर।
तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो छोड़ो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि इनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। अब इन्होंने ये जो 100 करोड़ की चाय पत्ती इन्होंने खरीदी है, ये इन्होंने अपने देश यूएसए में, ठीक है, जो इनका एक फर्म है, जो इंडस्ट्री इन्होंने लगाई, कोई भी एक फर्म लगाई, वहां पे इन्होंने क्या किया, 200 करोड़ रुपए में अपने ही एक फर्म में बेच दिया और दिखाया कि 200 करोड़ रुपए में बेचा है इसको, ठीक है, यूएसए के एक फर्म को। समझो मेरी बात, यूएसए में इसको ले जाके 200 करोड़ रुपए में बेच दिया। यहाँ पे 100 करोड़, यहाँ 200 करोड़, इनको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 करोड़ का हो रहा है। लेकिन इस बार इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने ये चाय पत्ती कहाँ से खरीदी है, एक टैक्स हेवन कंट्री से खरीदी है, जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इस कंडीशन में इनको टैक्स क्या देना पड़ा, 0 ही देना पड़ा। इतना समझ में आया? ये समझ में आया कि सब घिच-पिच हो गया? बताओ, इतना किसी को समझ में आया? आप लोग बताओ मुझे, देख रहे हो किस तरीके से चालाकी हो रही है ये आपकी। चल, तो जब मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल बताया कि इन महाशय ने कैसे यूएसए में इनको अपनी चाय पत्ती पहुंचानी थी और अपने 100 करोड़ जो इनको प्रॉफिट हुआ है उसको बचाना था, उस कंडीशन के लिए इन्होंने अपनी एक फर्म स्टैब्लिश कर दी एक टैक्स हेवन देश में, और वहां पे टैक्स 0 होने के कारण इन्होंने पूरा अपना 100 करोड़ रुपए बचा लिया। ठीक है, अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा, एक दो टर्म, टैक्स अवॉइडेंस जो मैं लिख रही हूँ, टैक्स अवॉइडेंस आपने देखा। दूसरी चीज, आपने सेल कंपनी का कॉन्सेप्ट समझा। एक बार मैं और बताऊंगी, सेल कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ना इसको ऑन पेपर्स आपका एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअली ये आप समझ रहे हो, ये आपका वर्क नहीं करती है। ठीक है, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। जैसे उन्होंने चाय पत्ती वहां से उठाई, एक टैक्स हेवन कंट्री में एक सेल कंपनी बना के बस वहां रख दी और कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर एक चीज आपने ये समझी। अच्छा, ये ट्रिटी शॉपिंग हुआ, यहाँ पे ट्रिटी शॉपिंग हुआ, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे सब चीजें। ट्रिटी शॉपिंग हुई यहाँ पे, बताओ, ट्रिटी शॉपिंग हुई यहाँ पे, हुई ना? ट्रिटी शॉपिंग वही था ना, इन्होंने क्या किया, एक वहां पे अपना ट्रिटी शॉपिंग भी हो गई। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जानो, एक आपका टर्म होता है ना इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बस छोटा सा टर्म है, समझो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में, कि मैम टैक्स हेवन कंट्रीज जो होती हैं, अगर वो 0 टैक्स चार्ज करती हैं या मिनिमम टैक्स चार्ज करती हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या बेनिफिट होता है? आया कि नहीं? इनको क्या बेनिफिट होगा, इनको क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आया? जैसे आप कह रहे हो इंडिया टैक्स चार्ज करेगी भाई, तो इनको क्या बेनिफिट होगा टैक्स हेवन कंट्रीज को? देखो, टैक्स हेवन कंट्रीज को आपको आपका क्या बेनिफिट होगा, जब कोई भी ना, जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो यहाँ पे एक सेल कंपनी स्टैब्लिश की है, या ये कहते हैं दूसरी कंट्रीज से कि भाई हम 0 टैक्स लेते हैं, आप आओ और हमारे यहाँ एफडीआई करो, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हम तो कोई टैक्स लेते ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंट्रीज के जो भी आपके एमएनसीज होंगे, वो एक टैक्स हेवन कंट्रीज में जब एस्टैब्लिशमेंट होगा उनका, तो वहां पे दो कोई टैक्स नहीं चार्ज हो रहा, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एफडीआई इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, कंपनीज ज्यादा आएंगी। ठीक है, मैन पावर की जरूरत होगी आपको, जब मैंने एम्प्लॉयमेंट कहा, ठीक है, रिसोर्सेज का ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बेनिफिट ही रहेंगी ही आपकी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो तुम लोग, कि अगर इतना प्रॉफिट है तो क्यों नहीं इंडिया में भी टैक्स 0 कर देते हैं, टैक्स 0 कर दो, एफडीआई ज्यादा होगा, सब लोग करो आराम से, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? ये चीज सोचना, ठीक है, इस चीज को सोचना। और मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, केमेन जाके आज इसके बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नौकरियां ज्यादा है, समझो, जॉब्स ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द पॉपुलेशन। ठीक है,
क्योंकि ये एक टैक्स हेवन कंट्री ये भी है, ये चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को एंजॉय करके पढ़ो ना, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ 40 मिनट्स अगर मेरे साथ रहते हो ना, तो ये मत सोचो यूपीएससी की तैयारी करने बैठे हो, बस एक बार सोचो कि हम क्या क्या चीजें अपने माइंड में, क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब देखो मेरी बात, एक चीज आप देखना, एफडीआई, इंडिया में एफडीआई, ठीक है, तो उसमें अगर इंडिया की एफडीआई में देखो ये, तो केमन शायद आपका 4th या 5th नंबर पे है, इसको चेक करना, 4th या 5th नंबर में है एफडीआई, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अभी मैंने आपको जो रीजन समझाया है ना एफडीआई का, वही चीज है आपका। केमन एक आपकी क्या है, एक टैक्स हेवन कंपनी है, वहां पे एक बहुत बड़ी चीज भी आपकी होती है, जो काला पैसा है ना वो सफेद पैसे में आपकी कन्वर्ट हो जाता है। काला पैसा किस में हो जाता है कन्वर्ट? सफेद पैसे में। समझ में आ रहा, काला पैसा सफेद पैसे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी सफेद पैसे में, व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? सफेद में। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर मुझे बताना। कल मैंने आप लोगों को राउंड ट्रिपिंग की बात बताई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था जो आपका ये आदमी है, तो मैंने आपको मिस्टर फिलिप बताया यूएसए का या इंडिया का ही मान लो, इसने क्या किया था, यूएसए में घुमा फिरा के अपना पैसा ले आया। अब जो 200 करोड़ रुपए है ना, इसको प्रॉफिट भी मिला, ये भारत में फिर इसको क्या करेगा, किसी थ्रू इन्वेस्टमेंट भारत में कर देगा, तो भारत से ही पैसे ले जाके उसने फिर भारत में ले आए। ये आपका राउंड ट्रिपिंग होती है, हाँ, थ्रू सेल कंपनी, ठीक है। चल इतना हो गया, बहुत अच्छी चीज है। अब कल हम लोग एक स्टोरी सुन रहे थे जब मैंने क्लास एंड किया था, किसी को याद है? कल मैं एक स्टोरी सुना रही थी आप लोगों को। वर्ड्स ना सब एक जगह लिखना, तो वो स्टोरी एक बार सुन लो मेरे कहने पे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कहा मिस्टर प्रशांत, ठीक है, प्रशांत, प्रशांत को साड़ी की दुकान खोलनी है, ठीक है, साड़ी की दुकान खोलनी है। तो प्रशांत ने कहा भाई साड़ी की दुकान तो खोल ले, लेकिन अब दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, किसी को मेरी साड़ी की दुकान के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए, तो क्या करूं? तो इनसे इनकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब, अरे भाई साहब ने क्या किया, इनसे इनकी पत्नी ने कहा कि सुनिए जी, आप क्यों नहीं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करा देते? पत्नी है तो भाई साहब नहीं कहेगी ना, रवि तेजा देखो मुस्कुरा भी दिया। हाँ, तो आप मेरे फेसबुक पे कह देते कि एडवर्टीजमेंट करते, और फेसबुक तो मेरी सारी दोस्तें यूज करते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स भी यूज करते हैं, सबको आपके बारे में पता चल जाएगा, साड़ी की दुकान के बारे में। प्रशांत ने कहा व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया मैडम, जरूर यही किया जाए, ठीक है। लेकिन जानते हो इतना चीजें तो सही थी, लेकिन एक टर्म आता है क्या, इक्वलाइजेशन लेवी, तो वो कितने अच्छे से समझ में आएगा, जिसको कि हम गूगल टैक्स भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी को गूगल टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जो प्रशांत थे वो गए आपके, कहाँ गए, वो गए फेसबुक, ठीक है, फेसबुक के मतलब इन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने कुछ पैसे सबमिट किए, भाई इतने अमाउंट है, आप मेरा एडवर्टीजमेंट करा दो और फिर मेरी साड़ी बिकने लगेगी। तो फेसबुक ने कहा ओके, पैसे दिए, काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना मोदी जी बैठे हुए थे, सरकार बैठी हुई थी, सरकार बैठी हुई थी यहाँ पे, चलो ऐसे ही समझो। तो इन्होंने कहा भाई एक बात बताओ फेसबुक, तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, लेकिन मुझे कुछ टैक्स वैक्स दोगे कि ऐसे ही सब पैसे अपने पास रख लोगे? तो एफबी ने कहा कि सर हम आपको पैसे जरूर देते, लेकिन क्या बताएं, हमारा जो हेडक्वार्टर है ना फेसबुक का, वो भारत में नहीं है, और भारत में नहीं है तो हम आपको टैक्स नहीं दे सकते। और प्रशांत किसको पैसे दे रहा, फेसबुक को दे रहा है। इन्होंने कहा हम आपको पैसे देते अगर हमारा जो हेडक्वार्टर होता, जो ऑफिस होता वो इंडिया में होता, तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते उस कंडीशन में। तो कुछ दिन तो मोदी जी देखते रहे, लेकिन अब प्रशांत, रवि तेजा और सब लोग एक साथ, अभिषेक सब आ गए एक साथ, भाई कौन कौन है यहाँ पे, सबने अपना अपना एडवर्टीजमेंट दे दिया फेसबुक को। तो अब तो मोदी जी बोले कि यार अब ज्यादा हो रहा है, तुमको कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अब हम लगाएंगे इक्वलाइजेशन लेवी, यही होता है आपका इक्वलाइजेशन लेवी।
अब इक्वलाइजेशन लेवी आपका लगता कैसे है और किन किन कंडीशंस में लगता है ये समझो, ठीक है, एकदम आराम से, अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, अब जैसे प्रशांत ने क्या किया था, प्रशांत ने फेसबुक को कुछ पैसे दिए थे, पहले 20,000 रुपीज दिए थे फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के लिए बिफोर इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। लेकिन आफ्टर इक्वलाइजेशन लेवी अगर इन्होंने लगाया तो अब इन्होंने क्या कहा, 6% जो टैक्स है वो आपको हमें देना पड़ेगा। तो मतलब अब जो फेसबुक, देखो इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है, ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज है उसको समझना। अब फेसबुक क्या करेगा, जो जान गया कि भारत हमसे इक्वलाइजेशन लेवी लेगी, तो वो प्रशांत से 20K प्लस 6% चार्ज करेगा, 6% ऑफ 20K चार्ज करेगा। समझ रहे मेरी बात, दोनों दोनों ये प्लस ये जो बिल वो देगा फेसबुक, वो ये देगा आपका। पहले वो 20K का बिल दे रहा था, अब फेसबुक ने प्रशांत को कितने का बिल दिया, 20K प्लस 6%, ठीक है। अब लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, जो प्रशांत है वो क्या करेगा, 20K आपके फेसबुक को देगा और 6% जो है वो किसको देगा, सरकार को देगा, ठीक है। वो फेसबुक को 20K ही देगा, लेकिन ये जो 6% है ना वो सरकार को देगा, टैक्स कटेगा उसका, टैक्स, वो टैक्स इतना देगा। और अगर वो ये काम नहीं लगेगी उसके ऊपर, तो आप एक चीज देख रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवी में क्या हो रहा है, फेसबुक उतना ही अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन प्रशांत 6% ऑफ जो अमाउंट है उसका टैक्स उसको देना पड़ेगा, उसका कटेगा। इतना समझ में आया सबको, पहले बताओ मुझे, इतना समझ में आया, नहीं आया तो वो भी बताओ। तो दूसरी तरीके से समझाएंगे, हो सकता है किसी को अपने एग्जाम्पल में समझ में आए। इतना समझ में आया, हाँ अभी बता रही हूँ। आप देखो रुद्र, मैं आपको बता रही हूँ, अब देखो अब मैं आपको टेक्निकल, ये तो क्या था आपका, ये चीज मैंने आपको एक जनरलाइज्ड वे में बताया। अब इसको टेक्निकल शब्द में समझने के लिए हम अपनी पीपीटी देखते हैं, एक मिनट को। अब तुमको कुछ टेक्निकल नहीं तो कहोगे मैम क्या बता रही हो। देखो पहले ये इक्वलाइजेशन लेवी ही समझो तुम लोग। देखो तो इक्वलाइजेशन लेवी जो था वो आपका 2016 में, ठीक है, 2016 में आपका आया था, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्या याद रखोगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या रखोगे, इक्वलाइजेशन लेवी इज अ डायरेक्ट टैक्स व्हिच इज विदहेल्ड एट अ टाइम ऑफ द पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको। द टू कंडीशंस, जो दो कंडीशंस आपकी हैं वो चीज आप याद रखोगे, लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी में वो दो कंडीशंस आपकी क्या क्या होंगी, क्या क्या होंगी वो दो कंडीशंस, दो कंडीशंस आपकी हैं इक्वलाइजेशन लेवी जब लगेगा। वो दो कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका जो पेमेंट होगा, जो भी प्रशांत पेमेंट करेगा ना, वो किसको कर रहा है, आपकी नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को, मतलब जिसका की हेडक्वार्टर आपका इंडिया में नहीं है। पहली कंडीशन ये होगी इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो भी एनुअल पेमेंट है ना वो आपका ₹1 लाख पर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तब आपका इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ठीक है। अब ये मत सोचना एक छोटी सी बाहर से कोई फेसबुक की जगह कोई दूसरी कंपनी आई और प्रशांत ने उसको 10,000 रुपए दिए और बेचारी को खुद कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमारा भारत इतना खराब नहीं है कि उससे कहेगा भाई इक्वलाइजेशन लेवी। तो दो चीज आप याद रखोगे कि वो इंडियन ओरिजिन का नहीं होना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर भारत में नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज फाइनेंशियल ईयर पर सर्विस प्रोवाइडर 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। बताओ कितना समझ में आया। क्या लिखा है प्रशांत, बट इन द केस इक्वलाइजेशन टैक्स भी कंपनी ने ही नहीं दिया, दे ओनली अर्न द प्रॉफिट। यस इट्स राइट, ये तो आप सही कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बात सही है। चलो अब और चीजें बताते हैं आपको। तो जो मैंने आपको आज अभी तक ये सब चीजें बताई है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये बता दिया मैंने आपको, डीटीए बता दिया था आपको मैंने, गाफा याद रखना, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन टैक्स होता है आपका, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। इक्वलाइजेशन लेवी हो गया आपका,
चलो अब एक बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक। इतने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतने में? पहले मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रही है ना पढ़ने में? मजा आ रही है ना? देखो, जब तक कोई चीज में मजा ना आए ना पढ़ने में, तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, भाई कितनी टीचर्स ने पढ़ाया होगा और कितनी बार पढ़ा होगा मैम। वर्ल्ड बैंक, WTO सब पढ़ डाला मैम, उसके बाद IMF सब पढ़ डाला, सब पढ़ डाला और बहुत बार पढ़ा है। यूपीएससी बच्चे, यूपीएससी के तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इस बार ना थोड़ा मेरी तरह से पढ़ना, जैसे मैं बता रही हूँ, चीजों को एक जगह रख के पढ़ना, ठीक है। देखो, जब भी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें होनी चाहिए, आप सबको पता भी होगा मुझे लगता है। क्या पता होगा? कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आता है, बताना, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस क्या है, ये प्रोवाइडिंग लोन, ये लोन प्रोवाइड करता है एंड ग्रांट क्रेडिट्स, ठीक है। ऐसे ही आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA होता है, ठीक है। एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद थोड़ा सा एक्चुअली मुझे इसको यूज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, फिर आपका क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, और आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन 4 चीजों में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंडिया जो है ना सबका मेंबर है, बट बस इंटरनेशनल सेंटर फॉर द डिस्प्यूट, ये दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर इंडिया नहीं है। ये चीज बस, छोटी सी चीज। एक मिनट, आप लोगों का चैट में देखूं। अच्छा चल, इतना अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा रवि तेजा, कुछ देर बोरिंग लगेगा। तो एक चीज आप लोग याद रखोगे, जब भी मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूंगी ना, तो उसमें 2 चीज आएगी आपकी, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट एंड IDA। ये चीज याद रखना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। जब मैं खाली आपसे, हाँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करूंगी, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाता है? वर्ल्ड बैंक। बनाता नहीं है ये ना, वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक किसी को अगर लोन देता है तो वो इनके थ्रू देता है, ये चीज समझो। और जब, इतना समझ में आ रहा है सबको? ये बताओ मुझे, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना समझ में आया? हाँ। तो आपने एक चीज याद रखा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार स्कीम, ठीक है, जब मैंने आपको स्टार प्रोजेक्ट के बारे में बताया था वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, बताया था कि मैंने इसको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर करेगा, आपको $500 देगा, इतना मतलब $500 बिलियन आपको, मिलियन डॉलर्स आपको देगा, ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था ये सब चीजें। तो अगर आपके पेपर में एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट क्या आता है कि आपको जो स्टार स्कीम है उसमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है? उसमें आपका जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है, वो उसको 500 मिलियन लोन दे रहा है, तो उसको गलत मत करके आना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही है ये चीज मत, पर इसमें मत गलत करना, ये सब चीजें समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? पहले बताओ इतना। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि IBRD एंड IDA टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड बैंक एंड ऑल द 5 इंस्टीट्यूशन टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ, जब मैं 5 इंस्टीट्यूशन की बात करूंगी, जब 5 इंस्टीट्यूशन की बात करूंगी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और जब मैं IBRD और IDA की बात करूंगी, तो वो आपका वर्ल्ड बैंक है, बस, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा? एक मिनट, किसी का मैसेज आया, जरा मैं देखूं। IBRD द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। प्रशांत आत्री ने बोला मैम ये तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। प्रशांत, जो स्टार प्रोजेक्ट था ना, स्टार प्रोजेक्ट की जब मैंने बात किया था कि आपको लोन प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक, तो उसमें मैंने ना
जब बताया था कि ये आपके टीचिंग मतलब प्री स्कूलिंग डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है, आपको ये सब चीजें मैंने बताई थी, ठीक है, जिसमें कि आपकी लर्निंग को क्या किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। तो उस कंडीशन में लर्निंग को मजबूत करने के लिए आपका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ना प्रशांत? बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कि नहीं, ये बताओ। मैंने आपसे कहा था कि 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, 250 मिलियन आपके क्या है स्टूडेंट्स हैं। हाँ, उस कंडीशन में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करोगे, हाँ, तो कैसे चलेगा? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। और मैं तुम लोगों को एक चीज और बता दूं, जब मैंने स्टार प्रोजेक्ट का एक डीमेरिट भी था, जानते हो क्या? उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है स्टार प्रोजेक्ट को? किसी ने पढ़ा था जाके स्टार प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था? तो किसी ने पढ़ा था? स्टार प्रोजेक्ट को ना आपके क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है बस इसी चीज के लिए। एक बार आज जाके ना पहले स्टार प्रोजेक्ट पढ़ना तुम लोग, नहीं तो जो नए बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर मुझे बताना, ठीक है? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? IBRD और IDA मिलकर आपका क्या बना रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है? मैं वर्ल्ड बैंक की बात आपसे क्यों कर रही हूँ, अब इसको समझो। मैंने वर्ल्ड बैंक की बात आपसे क्यों की है, इसको समझिए। वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो कंट्रीज को कैटेगराइज करता है। क्या करता है? कैटेगराइज करता है। 6 प्रोजेक्ट कुछ थे ना मैम, 6 स्टेट्स थे आपके, ठीक है, 6 स्टेट्स। किसने किसने वो स्टार स्कीम नहीं देखी थी, ये बताओ। ये तो भूलने वाली चीज ही नहीं थी यार, इतना ट्रिक लेके तुम लोगों को मैंने स्टार स्कीम बता दिया, अगर वो भी भूल गया तो आप लोगों को क्या बताऊं। 6 प्रोजेक्ट नहीं, 6 स्टेट थे रवि तेजा, मैंने आपको बताया था ना, रोमा करके, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एंड हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये था ना आपका, तो भूलिए मत उस चीज को, भूलो मत, रिवाइज करते रहो, पढ़ो कम रिवाइज ज्यादा करो, उससे क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। रिवीजन 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 खाली, ठीक है? चलो तो अब देखो ये स्लाइड देखते चलो तुम लोग। यहाँ पे मैंने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमीज को आपके 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। वो 4 ग्रुप्स आपके कौन कौन से हैं? आपके लो, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक हर साल क्या करता है? कैटेगराइज करता है, ठीक है? और 1 जुलाई को ये अपने डेटा को, अपने रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इस साल उसने क्या किया है? भारत को आपके किस कैटेगरी में रखा है, बताओ जल्दी से। भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लास आपकी एंड होने वाली है। बताइए, भारत आपका अभी भी कहाँ पे है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री में है आपका। हाँ, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में अभी भारत है। ये इनका कुछ कैटेगराइजेशन है, इस तरीके से ये कैटेगराइज करते हैं। आप लोग देखिए इसको, 1 मिनट गाइस, ये हाँ चलो क्लियर हो गया। इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन होता है। ये किस बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे, ठीक है, पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा के बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है? अब ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है? हाँ, तो ग्रॉस नेशनल इनकम आपकी क्या होती है? कोई मुझे बताएगा क्या होती है? एक चीज सबसे इजी वे में समझो कि ग्रॉस नेशनल इनकम ये होती है जहां जहां हमारे भारत का प्रोडक्ट होगा ना, वहां से जितने जितने पैसे आ रहे हैं सब आपका इंक्लूडेड होगा। मैं एकदम इजी वे में समझाती हूँ, वो आपका मिलके ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। मैंने क्या कहा? जहां जहां भारत का टीका होगा, मतलब कोई भी आदमी यहाँ से USA में भी गया और वहां पे भी कुछ कमा रहा है, सब आपका जहां जहां भारत हुआ वहां वहां से पैसे आएंगे और सब उसमें इंक्लूडेड होंगी
ग्रॉस नेशनल इनकम में। बस कोई भी अगर विदेशी भारत में रह के पैसे कमा रहा है, कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करा, वो हमारे ग्रॉस नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूडेड होगी। तो GNI जब भी कैलकुलेट करो तो भारत का टैग याद रखो, भारत से ही पैसे। अब भारतीय आपके बाहर है, वो भी पैसे होंगे, भारत में ही रह के वो प्रोडक्शन करा, उसका भी पैसे होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आ गया ना, वो भारत में प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो आपका GNI में नहीं कैलकुलेट होगा। इसमें किसी को दिक्कत? एकदम सिंपल वे में इंडिया। इतना समझ में आ रहा है? नहीं तो सब लोग GDP GNI में कंफ्यूज होते हैं, यही होता है। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ये कोई जिसको ये बेसिक ना क्लियर हो तो वो मुझे बताए, ठीक है? जो मैंने बोला उसको कोरिलेट कर पाए, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है? तो देखो, तो इतनी बात मैंने आपको बताई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कल मतलब ही क्लास 10 मिनट में ओवर होने वाली है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? भारत जो है ना, वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके मेंस के लिए भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, मिडिल इनकम ट्रैप में क्या भारत फंस सकता है? तो मिडिल इनकम ट्रैप की जब भी मैं बात करूंगी तो एक छोटी सी चीज याद रखना, मिडिल इनकम ट्रैप में क्या होता है, जो आपका ग्रोथ होता है ना, वो आपका ग्रोथ एक समय पे जाके स्टेगनेंट हो जाता है, ठीक है? मतलब आपकी इकोनॉमी क्या हुई, लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री बनी, मतलब ग्रोथ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो ग्रोथ आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टेगनेंट हो गया। इस तरीके से आपकी GDP का ग्रोथ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, आपका जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो गया। अब आपका ग्रोथ हाई इनकम कंट्री बन ही नहीं पा रहा है, तो दैट इज मिडिल इनकम ट्रैप। इतना समझ में आया? एक समय बाद क्या होता है, आपका ग्रोथ रुक जाता है, दैट इज मिडिल इनकम। ठीक है, चलो। अब कभी भारत के बारे में सोचो तो क्या क्या दिमाग में चीजें आती है? तुम लोग भाई UPSC के कैंडिडेट हो, सबसे पहले मैम, सबसे बड़ा रीजन है कि भारत ने प्राइमरी सेक्टर से सीधे अपने टर्सरी सेक्टर पे कूद गया भारत। इस वजह से भी भारत के पास खतरा है किस चीज में, मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का। हो सकता है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, भारत में हर कोई खेती करता था, और अचानक खेती छोड़ के सब क्या करने लगे, टेलीकॉम कंपनी में काम करने लगे, IT सेक्टर में जाके। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई ही नहीं। हाँ, ये चीज आप समझ पा रहे हो, ये चीज जो मैंने आपको बताया है? ठीक है गाइस, मुझे लग रहा है टाइम बार बार मुझे लिमिटेशन आ रही है, टाइम खत्म होने वाला है। तो कल हम ये, अगर आप लोग कल आओगे तो कल हम ये स्टार्ट करेंगे कुछ चीजें। लेकिन ना मैं आपसे फिर लास्ट में एक बात कहूंगी, ध्यान देना, हर टॉपिक को ना एक जगह रख के पढ़ा करो। मैं फिर कहूंगी, जैसे अगर आप टैक्स की बात कर रहे हो या कुछ भी बात कर रहे हो तो उसको ना एक जगह रख के पढ़ो। मैं चाहती हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जैसे अगर पहला SDG गोल आपका पॉवर्टी एलिमिनेशन है, गरीबी को खत्म करने का है, तो उससे रिलेटेड हर चीज, कितनी स्कीम्स हैं भारत में, ठीक है, स्पोर्ट्स है जिसमें बताया जाता है कि भारत में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, और क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं, गरीबी है क्या, कौन कौन से रिपोर्ट आई है, तो वो SDG 1 करके सारी चीजें एक जगह नोट डाउन कर डालो। इससे ना क्या होगा, तुम्हारा GS पेपर 2 भी तैयार होगा और GS पेपर 3 भी तैयार होगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे आसान तरीका है और एंजॉय भी करोगे। जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 दिया और पॉवर्टी एलिमिनेशन लिखा उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और जितनी भी स्कीम्स है, सब एक जगह लिख डालो, सब एक जगह लिख डालो। आप खुद देखोगे आपका मेंस के लिए कितने अच्छे से तैयार हो जाएगा सब। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं फिर तुम लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा मन है एक बार बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना जिस तरीके से मुझे पसंद है। तो आप लोग देखोगे ना, दिमाग में आपके भी कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो ये चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस क्लास को यहीं से। और प्लीज मुझे बताओ मजा आ रही है कि नहीं? थोड़ा 40 मिनट या 30 मिनट थोड़ा आराम से पढ़ो। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे एक चीज बताना था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगर किसी को पढ़ना होगा तो मुझे बताइए, मैं अभी आज 12 बजे के पहले एक क्लास आप लोगों की ले लूंगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे, ठीक है।
हाँ, जो रिव्यू हुआ है अभी, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, क्या क्या है, तो वो हम आपको बता देंगे, बहुत इजी वे में बताएंगे। चलिए ठीक है क्लास, तो मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। कल हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्लास, ठीक है। थैंक यू क्लास।